हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शील्ड आईएएस। माय नेम इज़ शेफाली। तो जैसे कि आप लोगों को पता है यूपीएससी प्रीलिम्स बहुत करीब आ रहा है, 5 जून को है। आई होप आप सबने टेस्ट सीरीज़ ले लिए होंगे। पर ना यूपीएससी के लिए अगर अच्छे से प्रिपेयर होना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेने बहुत ज़रूरी होते हैं, सो दैट यू कैन हैव सम आइडिया कि यूपीएससी क्वेश्चंस कैसे पूछता है। तो आज हम 2021 प्रीलिम्स के कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में किए थे और आज कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, कभी कभी नहीं, ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है कि यूपीएससी में आप जितना मर्जी पढ़ लो, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको सिर्फ अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा और एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, बुक की उतनी नॉलेज काम नहीं आती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी कुछ उसी टाइप का है। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है राइट टू द सिटी इज़ एन अग्रीड ह्यूमन राइट and the United Nations Habitat monitors the commitments made by each country in this regard। तो ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है, हमें अभी पता नहीं है कि ये सही है कि नहीं, कि वेदर राइट टू द सिटी इज़ एन अग्रीड ह्यूमन राइट और नॉट। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। राइट टू द सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसिस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी। तो पब्लिक स्पेसेस क्या होता है, जैसे कि हमारा गार्डन हो गया, पार्क हो गया, है ना, कल्चरल सेंटर्स हो गए, ऑडिटोरियम्स हो गए, जहाँ पर सभी लोग मिलके गैदर होते हैं, अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, है ना। तभी तो एक इंक्लूसिव और वाइब्रेंट सोसाइटी बनेगी। पब्लिक स्पेस का मतलब क्या है कि सभी लोग एक साथ आते हैं, वहाँ पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है राइट टू द सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी, ये लॉजिकली करेक्ट है। ठीक है, ओके। तो इस हिसाब से ऑप्शन 2 वाली स्टेटमेंट्स जो हैं, सेकंड स्टेटमेंट वाले ऑप्शंस दोनों करेक्ट होंगे। तो ऐसे में हम ऑप्शन ए और बी को एलिमिनेट कर सकते हैं। थर्ड है राइट टू द सिटी मीन्स दैट स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस और फैसिलिटी टू द अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज इन द सिटी। अब देखो, स्टेट कुछ सर्विसेज तो दे सकती है अनऑथोराइज्ड कॉलोनी को, ठीक है, जैसे कि बेसिक फैसिलिटी हो गई पानी की, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस, है ना। प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो लॉजिकली थोड़ा सा इनकरेक्ट हो जाता है, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। एक सेकेंड, ठीक। तो उस हिसाब से ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। तो राइट ऑप्शन बचता है ऑप्शन सी। ठीक है, तो बेशक हमें फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं पता थी, पर फिर भी हम अपना लॉजिक और एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करके राइट ऑप्शन पे आ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जुडिशियल कस्टडी, ओके। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी, ये भी आपको अपनी नॉर्मल स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको, जो आप ऑब्जर्व करते हो, न्यूज़पेपर वगैरह रीड करते हो, न्यूज़ तो देखते ही होगे, है ना, या क्राइम मूवीज़ हो गए, वहाँ पर जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी जैसे टर्म्स बहुत यूज़ होते हैं। और आजकल तो न्यूज़ में काफ़ी बॉलीवुड मशहूर रहा है, तो ये टर्म्स काफ़ी देखने को मिले हैं। ठीक है, तो मूवीज़ वगैरह में क्या होता है कि जज बोलते हैं कि इनको 15 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया जाता है ना, 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है, उसके बाद उनको जेल में लेके जाता है। ठीक, तो जुडिशियल कस्टडी का मतलब ही यही होता है कि वो मजिस्ट्रेट की कस्टडी में है, उनको जेल में रखा जाता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट कि जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज्ड इज़ इन द कस्टडी ऑफ कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड सच अक्यूज इज़ लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल, इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि वो जेल में होता है। पुलिस स्टेशन में अगर उसको रखेंगे तो उसका मतलब है पुलिस कस्टडी में है वो। ठीक है, उसको पुलिस कस्टडी कहते हैं, ना कि जुडिशियल कस्टडी। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट है ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। अब ऑब्वियसली जब जुडिशियल कस्टडी यानी मजिस्ट्रेट की कस्टडी में है तो कोर्ट का अप्रूवल तो चाहिए एक्यूज को इंटेरोगेट करने के लिए। ठीक है, अगर पुलिस कस्टडी में है तो पुलिस परमिशन नहीं लेती है, फिर तो वो डायरेक्टली, जैसे अगर थाने में किसी को बिठा रखा है तो पुलिस वाले अपने आप ही उनसे जांच पड़ताल कर लेते हैं। पर अगर जुडिशियल कस्टडी में है तो मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए इंटेरोगेशन से पहले। ठीक है,
तो इस हिसाब से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन बी, 2 ओनली। ठीक है, ये सिर्फ ऑब्जर्व आपने जो चीज़ें करी हैं न्यूज़पेपर में, उन चीज़ों से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, सो व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस, पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच प्रिजनर बिकॉज इट बिकम्स अ मैटर ऑफ हिज और हर राइट। ठीक है, पैरोल क्या होता है ये भी आपने न्यूज़ में सुना ही होगा काफ़ी बार कि उनको कुछ टाइम के लिए पैरोल पे बाहर भेज दिया गया है। पैरोल मतलब कि कुछ टाइम के लिए जेल से, अगर आपने मिनिमम आपकी सज़ा आपने काट चुके हो जेल में, तो उसके बाद आपको पैरोल पे थोड़े टाइम के लिए बाहर भेज दिया जाता है। पर ऐसे ही नहीं, किसी को भी नहीं भेज दिया जाता, उसमें पहले असेसमेंट किया जाता है कि ये इंसान बाहर सोसाइटी में जाने के लायक है भी कि नहीं, कहीं वहाँ जाके भाग तो नहीं जाएगा, ठीक है, या करैक्टर कैसा है, जेल में कैसे रह रहा है सबके साथ। तो पूरा असेसमेंट करने के बाद ही पैरोल दिया जाता है। तो ये लाइन कहना कि इट बिकम्स अ मैटर ऑफ हिज और हर राइट, ये गलत हो जाता है, क्योंकि पैरोल जो है इट्स अ प्रिविलेज, इट्स नॉट अ राइट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट इज स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन पैरोल रूल्स। अब ये स्टेटमेंट काफ़ी लॉजिकल है, क्योंकि आप सबने ज़रूर पढ़ा होगा 7th शेड्यूल में हमारे 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो प्रिजन जो है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन पैरोल रूल्स लॉजिकली करेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो गया, करेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। एक ये भी ज़रूर देख लिया कीजिए कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें भी काफ़ी बच्चे गलत कर देते हैं सही आंसर आते हुए भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द नेशनल लेवल which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of scheduled tribes and other traditional forest dwellers, a recognition of forest right act 2006। फॉरेस्ट राइट एक्ट्स के बारे में आप सबने पढ़ा ही होगा, आई एम श्योर, काफ़ी करंट अफेयर्स में रहता ही है ये। ठीक है, तो बेसिकली फॉरेस्ट राइट एक्ट है क्या, दिस एक्ट रिकग्नाइजेज द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है, जो जंगलों में जनजातीय लोग रहते हैं, ट्राइबल लोग रहते हैं, उनके क्या अधिकार होंगे, उनके क्या राइट्स हैं फॉरेस्ट के लिए, कितना वो यूज़ कर सकते हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करता है ये कानून। ठीक है, तो ऐसे में अब लॉजिकली इसका आंसर हो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, आप मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। कुछ बच्चों को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में भी कन्फ्यूज़न हो सकती है। अगर ये एक्ट फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए होता तब शायद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट होता, पर अगर आपको पता है कि ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है ट्राइबल्स के लिए है, उन्हीं के अधिकारों की रक्षा के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इज़ द लॉजिकल आंसर फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है a legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following articles of the Constitution of India? Unguided and uncontrolled power। तो ऑप्शन देखने से पहले आप सब आई एम श्योर न्यूज़पेपर तो रीड करते ही होंगे, तो आपने एक सुना होगा सेक्शन 124A आईपीसी का, जिसको हम सेडिशन एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमेशा एक चीज़ पे क्रिटिसाइज़ उसको करते हैं कि उसका मिसयूज़ बहुत होता है या पावर्स बहुत ज़्यादा दे रखी हैं उसके अंडर। ठीक है, उसको थोड़ा सा जो है रेगुलेट करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केदारनाथ जजमेंट में बोला था कि थोड़ा सा उसमें जो है तभी लागू होना चाहिए वो जब ज़्यादा चीज़ें ख़राब हों, ये नहीं कि आप कहीं भी उसको मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दे। तो इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये लोगों की फ्रीडम के अगेंस्ट है, ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है। तो ये क्वेश्चन भी कुछ वही है कि जब अनगाइडेड और अनकंट्रोल्ड पावर दे दी जाती हैं तो वो कौन से आर्टिकल को वायलेट करता है। तो आर्टिकल 14
मतलब राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है, ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर ही सकते हो, जैसे आर्टिकल 44 है, ये तो आपको पता ही होगा, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, तो इसका तो इस स्टेटमेंट से कोई रिलेशन है ही नहीं, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। आर्टिकल 32 हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से रिलेटेड है, मतलब अगर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32, तो ये भी इससे रिलेटेड नहीं है, आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। आर्टिकल 28 राइट टू रिलीजन से रिलेटेड है, तो वो भी इससे रिलेटेड है नहीं, आप उसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस पार्ट गाइज, और मैं आपको अब इसके थर्ड पार्ट में मिलूँगी विद अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस। तब तक के लिए टेक केयर।